क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको पता है क्या करना चाहिए पर आप बस कर नहीं पाती? हाँ बिल्कुल। मतलब लिस्ट बनी हुई है, डेडलाइन भी सामने है, पर वो जो शुरुआत करने की हिम्मत है वो ही नहीं होती। और उस शुरुआत की जगह हम क्या करते हैं, अपना फोन उठा लेते हैं। हाँ। सोचते हैं कि बस 1 मिनट लगेगा, एक ईमेल देख लेता हूँ। लेकिन वो एक ईमेल कब 5 बन जाता और है। एक छोटा सा वीडियो 1 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। और दिन के आखिर में हाथ में सिर्फ निराशा होती है कि आज भी कुछ नहीं किया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम इसे अपनी कमी मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम शायद आलसी हैं या हम में अनुशासन नहीं है। सही कहा। पर आज की हमारी जो ये गहरी पड़ताल है वो इसी सोच को तोड़ने के लिए है। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये आपकी नहीं बल्कि आपके दिमाग में हो रहे एक केमिकल खेल की गड़बड़ी है जिसे कहते हैं डोपामाइन ओवरलोड। हाँ, और आज की दुनिया वो तो विकर्षणों का एक जाली है। हमारा फोन, सोशल मीडिया की वो अंतहीन फीड, लगातार आते नोटिफिकेशंस। हमारा दिमाग 24 घंटे एक तरह की उत्तेजना में रहता है। और नतीजा ये होता है कि जो काम वाकई जरूरी हैं, जो मुश्किल हैं, वो उबाऊ और लगभग नामुमकिन लगने लगते हैं। क्योंकि दिमाग को आसान और तुरंत मिलने वाले इनाम की आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी चक्र को समझने और तोड़ने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये डोपामाइन असल में है क्या ये सच में खुशी का केमिकल है या कुछ और। हाँ, और ये भी देखेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कैसे हाईजैक कर रही है। और सबसे जरूरी, हम डोपामाइन डिटॉक्स के पीछे का विज्ञान और उसे लागू करने का एक व्यवहारिक सिस्टम समझेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरा पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही था। मैंने हमेशा सुना है, हम सबने सुना है कि डोपामाइन हैप्पीनेस हार्मोन है, खुशी का केमिकल है। क्या ये सच है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है। अच्छा। ये चाहत का, या कह सकते हैं उम्मीद का केमिकल है। इसका काम आपको खुश करना नहीं है, बल्कि किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। मतलब एक्शन लेने के लिए उकसाना। हाँ, ये आपके दिमाग में एक इनाम की उम्मीद जगाता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों को शिकार करने या भोजन खोजने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? वो यही डोपामाइन था जो कहता था, ये काम करो क्योंकि इसके बाद इनाम मिलेगा। ओ, तो ये एक्शन के लिए है, एहसास के लिए नहीं। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें खुशी नहीं मिल रही होती। नहीं, आपको उस अगले पोस्ट, अगले वीडियो या अगले लाइक की उम्मीद में मजा आ रहा होता है कि शायद आगे कुछ अच्छा मिल जाए। हाँ, डोपामाइन कहता है शायद अगली तस्वीर और भी मजेदार हो, शायद अगला वीडियो हंसा दे, और आप स्क्रॉल करते रहते हैं। और इसीलिए घंटों बाद संतुष्टि की जगह एक खालीपन महसूस होता है। बिल्कुल, क्योंकि इनाम कभी उस उम्मीद जितना बड़ा होता ही नहीं। यहाँ 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहला, डोपामाइन आपको खुश नहीं करता। ठीक है। और दूसरा, ये आपको हमेशा और ज्यादा चाहने पर मजबूर करता है। वाह। और आज की टेक्नोलॉजी ने इसी और ज्यादा की चाहत को पकड़ लिया है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। पहले जिस इनाम के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, आज वो बस एक क्लिक दूर है। यही असली समस्या है। हाँ, बिना किसी मेहनत के लगातार डोपामाइन ट्रिगर हो रहा है और दिमाग का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो ये हमारे दिमाग के साथ कर क्या रहा है? इसे ऐसे समझिए, आपके दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स, मतलब वो हिस्से जो डोपामाइन को रिसीव करते हैं, वो तालों की तरह हैं। ठीक है। जब आप उन्हें लगातार आसान चाबियों जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से भरते रहते हैं, तो वो ताले घिस जाते हैं, कम संवेदनशील हो जाते हैं। तो फिर जल्दी जो जरूरी और लंबे समय के लक्ष्यों वाली चाबियां हैं, वो उन तालों में ठीक से फिट ही नहीं हो पाती। ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब हमारा दिमाग इतने हाई डोपामाइन का आदी हो गया है कि उसे सामान्य कम उत्तेजना वाली चीजें जैसे किताब पढ़ना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पूरी तरह से बोरिंग लगती है। बिल्कुल। और यहीं से ओवर स्टिमुलेशन की समस्या शुरू होती है। हाँ, डोपामाइन को अक्सर और ज्यादा का अणु भी कहते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ मोर। जितनी उत्तेजना उतनी ही लालसा। ये एक अंतहीन चक्र है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लागू नहीं होता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तंत्र हर तरह की लत के पीछे काम करता है। ड्रग्स और शराब से लेकर जंक फूड, खबरों की अंतहीन स्क्रॉलिंग, और यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी टूल्स की लत भी। एक मिनट, प्रोडक्टिविटी टूल्स मतलब मेरी टू डू लिस्ट ऐप? ये कैसे हो सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है पर सच है। हर बार जब आप ऐप में कोई टास्क पूरा करके उस पर टिक लगाते हैं, तो दिमाग को डोपामीन का एक छोटा सा हिट मिलता है। हाँ, वो एहसास तो अच्छा लगता है कि वाह, मैंने कुछ पूरा किया। बिल्कुल। लेकिन जल्द ही आप काम करने से ज्यादा मजा उन कामों पर टिक लगाने में लेने लगते हैं। आप लिस्ट में छोटे छोटे गैर जरूरी काम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि उन्हें टिक करके वो डोपामिन हिट मिल सके, जबकि सबसे जरूरी और मुश्किल काम वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है।
ये तो आंखें खोलने वाली बात है और मुझे लगता है बड़ी बड़ी कंपनियां ये बात अच्छी तरह जानती हैं। ये जो अटेंशन इकोनॉमी है वो इसी पर तो बनी है। बिल्कुल। आपका ध्यान आज के दौर की सबसे कीमती मुद्रा है। कंपनियां आपके ध्यान के लिए लड़ रही हैं। उनके एल्गोरिदम का एक ही लक्ष्य है, आपको ऐप पर बनाए रखना। हाँ, आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रोलिंग, क्लिकिंग और देखते रहने पर मजबूर किया जाए। और नतीजा, हमारी ध्यान देने की क्षमता घट रही है, हम लगातार बेचैन महसूस करते हैं और टालम-टोल हमारी आदत बन चुकी है। तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी और गहरी है। इसका समाधान क्या है? ये डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया, क्या ये वाकई काम करता है? और इसका मतलब क्या है? क्या हम अपने दिमाग से डोपामाइन निकाल देते हैं? नहीं, ये एक और गलतफहमी है। डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन को हटाना नहीं है। उसके बिना तो हम बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। तो फिर क्या है? डिटॉक्स का असली मतलब है बाहरी उत्तेजना को कम करना। जब आप दिमाग को मिलने वाले आसान और सस्ते डोपामाइन हिट्स को बंद कर देते हैं, तो उसे अपनी प्राकृतिक बेसलाइन पर वापस आने का मौका मिलता है। अच्छा, मतलब वो जो घिसे हुए ताले थे उन्हें खुद की मरम्मत करने का समय मिल जाता है। एकदम सही। हम अपने दिमाग की संवेदनशीलता को रीसेट कर रहे हैं, ताकि उसे फिर से सामान्य चीजों में भी प्रेरणा मिल सके। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तो फोकस अपने आप सुधरने लगता है। दिमाग में एक शांति लौट आती है। जो मुश्किल काम पहाड़ जैसे लग रहे थे, वो फिर से करने योग्य लगने लगते हैं। लेकिन ये डिटॉक्स सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। क्या मतलब है इसका कि हमें एक गुफा में जाकर बैठना होगा बिना फोन के? जरूरी नहीं। इसके कई स्तर हैं। सूत्रों में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। सबसे तीव्र लय 48 घंटे का डिटॉक्स। 2 दिन? हाँ, कोई इंटरनेट नहीं, सोशल मीडिया नहीं, जंक फूड नहीं, कोई अनावश्यक मनोरंजन नहीं। ये एक हार्ड रीसेट है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये सबके लिए नहीं है। दूसरा विकल्प है 24 घंटे का डिटॉक्स। थोड़ा छोटा, कम तीव्र, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावी। और तीसरा? तीसरा, जो शायद सबसे व्यवहारिक है, वो है आंशिक डिटॉक्स। इसमें आप सब कुछ बंद नहीं करते, सिर्फ अपने सबसे बड़े 1 या 2 विकर्षणों को हटाते हैं। जैसे कि सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब? बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए यही होता है। यहाँ मुख्य सिद्धांत ये है कि तीव्रता से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। वो गतिविधियां जिनकी अनुमति है, जैसे काम, पढ़ना, टहलना। दूसरी लिस्ट है क्यांट, यानी वो गतिविधियां जिनसे बचना है, जैसे सोशल मीडिया, बार-बार ईमेल चेक करना। लेकिन कैंट वाली लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। हाँ, इसीलिए खुद से एक जरूरी सवाल पूछना है। अगर मैं सिर्फ एक गतिविधि को हटा दूं, तो कौन सी एक गतिविधि मेरे फोकस को सबसे ज्यादा बेहतर बनाएगी? अच्छा, तो बस एक चीज से शुरुआत करें? बस एक। ज्यादातर लोगों को इसका जवाब तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो पहला कदम है पहचान। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा करना। फ्रिक्शन मतलब? सिद्धांत बहुत सरल है। अपनी बुरी आदतों तक पहुंचना मुश्किल बनाओ और अच्छी आदतों को आसान। इसका कोई उदाहरण? जैसे अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स ही हटा दें, वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले टूल्स का इस्तेमाल करें, अपने फोन की स्क्रीन को ग्रे स्केल पर सेट कर दें ताकि वो बोरिंग लगे, नोटिफिकेशंस तो सबसे पहले बंद करें। और अच्छी आदतों को आसान बनाना। हाँ, अगर सुबह किताब पढ़नी है तो रात में ही किताब को अपने बिस्तर के पास खोल कर रख दें। अगर काम करना है तो अपना लैपटॉप और जरूरी फाइलें पहले से तैयार रखें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम इच्छा शक्ति पर बहुत निर्भर रहते हैं, जबकि हमें माहौल को बदलना चाहिए। तो पहचान हो गई, घर्षण हो गया। तीसरा कदम? तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है सुबह में शुरुआत करना। जब आप सोकर उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे कम उत्तेजित अवस्था में होता है, एक कोरे कागज की तरह, और हम उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं। हाँ, और उसी पल हम अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही सस्ते डोपामाइन की एक बड़ी डोज दे देते हैं। हम उस कोरे कागज पर विकर्षणों की बौछार कर देते हैं। तो सलाह ये है कि उठने के बाद पहले घंटे फोन से दूर रहें। कम से कम पहले घंटे। तो उस पहले घंटे में क्या करना चाहिए? एक शांत सुबह की दिनचर्या बनाएं। ध्यान, स्ट्रेचिंग, अपने लक्ष्य लिखना या बस खिड़की के बाहर देखना। कुछ भी जो दिमाग को शांत करे। लक्ष्य ये है कि आपका दिन प्रोएक्टिव तरीके से शुरू हो, रिएक्टिव तरीके से नहीं। ठीक है, ये 3 स्टेप प्लान बहुत मजबूत लग रहा है। अब असल मुद्दे पर आते हैं, काम करना। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा काम को शुरू करना ही होता है। हाँ, और यहाँ भी सादगी ही सबसे अच्छी नीति है। पेन और पेपर का इस्तेमाल करें। अपने दिन के सिर्फ 3 से 5 मुख्य काम लिखें। सिर्फ 3 से 5? हाँ, इससे ज्यादा नहीं। और फिर खुद से वो एक सवाल पूछे, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम कर पाता तो वो कौन सा होता जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता? जो भी जवाब मिले उसी से दिन की शुरुआत करें। ये प्राथमिकता तय करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। मैंने एक फोकस फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा है।
फोकस प्लस निरंतरता प्लस प्रभाव इज इक्वल्स टू उत्पादकता। इसका मतलब है कि सिर्फ फोकस में काम करना काफी नहीं है, आपको इसे लगातार करना होगा और उन कामों पर करना होगा जो वाकई मायने रखते हैं। आप 45 मिनट के विकर्षण मुक्त सेशन में काम कर सकते हैं। और आदत बनाने के लिए एक ही जगह, एक ही समय और एक ही ट्रिगर। जैसे हर सुबह एक कप चाय पीने के ठीक बाद अपने सबसे जरूरी काम पर बैठ जाना। और ये बात कि प्रेरणा कार्रवाई के बाद आती है, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। हम अक्सर प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, और वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता। प्रेरणा काम शुरू करने का नतीजा है, कारण नहीं। बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। अक्सर वही 5 मिनट आपको अगले 45 मिनट की गति दे देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है ओपन बनाम क्लोज्ड सिस्टम का। इसका क्या मतलब है? ओपन सिस्टम वो हैं जिनमें अंतहीन इनपुट होता है, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स, सोशल मीडिया फीड। ये फोकस के दुश्मन है। और क्लोज सिस्टम वो हैं जहां कोई बाहरी इनपुट नहीं होता और आप सिर्फ आउटपुट पर ध्यान देते हैं, जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट या एक खाली नोटबुक। दिन की शुरुआत हमेशा क्लोज सिस्टम से करनी चाहिए। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पर एक सवाल है, मान लीजिए किसी ने डिटॉक्स किया और कुछ दिन सब बहुत अच्छा चला, पर फिर एक दिन वो वापस घंटों स्क्रोलिंग करने लगे। इस रिलैप्स से कैसे बचें? ये बहुत जरूरी मुद्दा है। सबसे पहली बात, रिलैप्स सामान्य है। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लक्ष्य परफेक्शन नहीं, जागरूकता है। तो जब ऐसा हो तो क्या करें? दोषी महसूस करने के बजाय शांति से उसे स्वीकार करें और अगले ही पल दोबारा शुरुआत करें। ये समझे कि दुनिया आपको विचलित करने के लिए ही डिजाइन की गई है, तो इसमें आपकी अकेले की गलती नहीं है। तो इसके लिए कोई खास रणनीति, जैसे कोई आकस्मिक योजना? हाँ, एक कंटेंजेंसी प्लान बनाएं। जैसे जब भी मेरा मन YouTube खोलने का करेगा, मैं उठकर 5 मिनट टहलने चला जाऊंगा। इसके अलावा हमें सिर्फ डोपामाइन पर ही नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी और यहीं वाले केमिकल्स। हाँ, ये दिमाग को शांत करते हैं, संतुष्टि का एहसास देते हैं। और हम इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत सरल तरीकों से। ध्यान, गहरी सांस लेना, प्रकृति में टहलना, किसी से गहरी बातचीत करना, और एक सबसे शक्तिशाली तरीका है कुछ न करना। मतलब बोर होना? हाँ, ऊब। जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग रीसेट होता है, शांत होता है। आज की दुनिया में हमने बोरियत को खत्म कर दिया है। हर खाली पल को फोन से भर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सबसे बड़ा संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश ये है, या तो आप अपने फोकस को नियंत्रित करते हैं या फिर दूसरे उसे आपके लिए नियंत्रित करते हैं। चुनाव आपका है। और डोपामाइन डिटॉक्स किसी चरमपंथी अलगाव के बारे में नहीं है। नहीं, ये जानबूझकर और सचेत रूप से जीने के बारे में है। ये तय करने के बारे में है कि आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपना ध्यान, कहाँ खर्च करना चाहते हैं। और जब हम ये नियंत्रण वापस लेते हैं तो बदलाव सिर्फ उत्पादकता में नहीं आता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी आता है ना? हाँ, बदलाव बहुत गहरे होते हैं। फोकस बढ़ता है, काम सार्थक लगने लगता है, खालीपन की जगह संतुष्टि ले लेती है, और जो चीजें नामुमकिन लग रही थीं वो फिर से करने योग्य हो जाती हैं। अपना ध्यान वापस लें, आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। अब जब हम ये समझ गए हैं कि हमारा ध्यान कितना कीमती है, तो अगला सवाल ये नहीं है कि हम विकर्षणों से कैसे बचें। अगला और ज्यादा जरूरी सवाल ये है, हम जानबूझकर अपना ध्यान कहाँ लगाना चुनेंगे।